मित्रों, बहुत बहुत स्वागत आपका थ्रू लिटरेरी लेंस में। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सुनने वाले? और बताइए, क्या पढ़ रहे हैं इन दिनों, क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या जी रहे हैं? आपकी कमेंट्स जब आएंगी तभी तो साहित्य और उसकी चर्चा आगे बढ़ेगी। साहित्य का जिंदगी से बहुत ही गहरा रिश्ता है। साहित्य जो हमारे हित में है। जी बिल्कुल। ऐसा करते हैं कि जब जिंदगी सांस लेती है तो उसकी प्रतिध्वनि साहित्य में सुनाई देती है, बिल्कुल और साहित्य जब सांस लेता है तो उसकी प्रतिध्वनि जीवन में सुनाई देती है। बिल्कुल। और हर दौर का जो परिचय है, हर दौर का जो प्रतिध्वनि है, जो एक स्तर है, वो साहित्य में आपको नजर आता है। और साहित्य एक स्तर बनाता भी है हमारे जीने का, हमारी साहित्य अनुभूतियों का। केवल जिंदगी और समाज का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि साहित्य एक ऐसा दृष्टिकोण देता है जो जीवन को समझने के लिए आवश्यक होता है। और ये बात आपको अलग अलग देशों का जब आप साहित्य पढ़ते हैं तो उस देश की संस्कृति, वहाँ के समाज, वहाँ के व्यक्तियों के बारे में, उनकी आंतरिक अनुभूतियों के बारे में, उनके बर्ताव के बारे में, उनकी सेंसिबिलिटी, उनके संवेदनाओं के बारे कॉम्प्लेक्स में। संवेदना, उनके जो गांठें हैं मानसिक, सबके बारे में आपको एक छवि बना सकते हैं, और आप खास समझ करके सकते हैं। राजेश जी, जी। जो गद्य होता है किसी भी भाषा में लिखा जाता है तो गद्य की जो जड़ें होती हैं वो उसमें उसके सामाजिक चिंतन में होती है हाँ। और उसके सांस्कृतिक परिवेश में होती है। काव्य जो होता है वो बहुत बार सार्वभौमिक होता है। बिल्कुल। काव्य जो होता है आपकी जज्बात की बात करता है, आपकी सिर्फ संवेदनाओं की बात करता है, और इसलिए उसको यूनिवर्सल कहा जा सकता है। किंतु गद्य के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि गद्य में चरित्र आते हैं, विषय वस्तु आती है, ठोस घटनाएं आती हैं। ठोस घटनाएं आती हैं, और वहाँ का परिवेश आता है। जब परिवेश आता है तो संस्कार आता है, जब संस्कार आता है तो वहाँ के मूल्य आते हैं, वहाँ के मूल्य जब आते हैं तो वहाँ की अच्छी बुरी सारी बातों का प्रतिबिंब या खुशबू कहें जिसे, या एक असर कहें जिसे, प्रभाव कहें, वो उस गद्य में उतर जाता है। तो इसलिए जिस भी काल और प्रदेश का आप गद्य पढ़ेंगे, ऐसा महसूस होगा कि आप उस काल और उस स्थान में जी रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस काल और समय के बाहर वो गद्य जो है वो उतना रिलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ कुछ रचनाएं तो ऐसी रिलेवेंट हो भी जाती हैं, बिल्कुल अप्रासंगिक हो भी हो भी जाती जाती हैं। है, बिल्कुल। लेकिन बाकी जो रचना, उनका जो तत्व है, उनका जो निचोड़ है, वो आपको उस प्रदेश, उस स्थान, उस समय का बोध तो कराता ही है, लेकिन सबसे जुड़ने की भी क्षमता वो रखता है। तो स्वतंत्रता के पश्चात जो कहानीकार हिंदी साहित्य पर उभर करके सामने आए, जी। और उसमें खास करके जो महिला कहानीकार हैं, उनमें उषा परिवंदा जी का नाम बहुत ही अरे आदर के साथ लिया बिल्कुल जाता है साहब, कि 55 60 खंबे 70 लाल दीवारें हैं की दशक 55। में वो बहुत खूबसूरत लिख रही थी, और उस समय की उस भारतीय जनमानस की संवेदनाओं को वो अपनी कहानियों में ज्यों का त्यों उतार लेने की क्षमता क्षमता उषा परिवंदा जी में है। बिल्कुल। जिंदगी और गुलाब के फूल आप पढ़ लें, 55 खंबे लाल दीवारें, जी बिल्कुल। या वापसी, कौन नहीं जानता उनकी कहानियां ये सब। लेकिन आज उनकी कौन सी कहानी पे बात होगी? आज हम कहानी पर बात करेंगे कि कोई नहीं। कोई नहीं। क्या क्या शीर्षक में ही एक बात है, कोई नहीं। जी बिल्कुल। हुँ? और कहानी अगर आप ऐसा कहेंगे तो बड़ा साधारण सा विषय है उसका, हुँ। कि नमिता और उसके प्रेमी पूर्व प्रेमी 7 साल पहले तक अक्षय, प्रेमी थे, अक्षय। 7 वर्षों के अंतराल के बाद अचानक एक दिन उनकी मुलाकात होती है। अक्षय आता है अक्षय आता इनके है। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। जी और अक्षय चला गया होता है 7 साल पहले, आईएफएस फॉरेन सर्विसेज में चला गया होता है, और नमिता को छोड़ के चला गया नमिता को होता छोड़ के है। चला जाहिर जाता सी है। बात है, नमिता की भी नौकरी होगी, वो कैसे जाएगी, उसकी जो भी रहा होगा, लेखिका ने बताया नहीं है वो, पर वो चला गया होता है। राइट। और वो ऐसा उस पर बहुत कुछ कहा नहीं गया कि जी। क्यों चला गया, कुछ जी। उनमें अनबन हो गई, ऐसे अनबन थी भी नहीं। उसने एक हिंट भी दी है नमिता ने, हुँ। कि जैसे पहले एक दूसरे के प्रति हम आत्मीय हाँ, थे, आज भी है। वही आत्मीय भाव दीख पड़ता है या महसूस हो रहा है। पर इसका 7 साल मतलब कोई बाद झगड़ा नहीं था, कोई झगड़ा नहीं, बस कटुता नहीं थी। और उसको नौकरी मिल गई, वो बाहर चला गया, और धीरे धीरे वो प्रेम संबंध जो था वो ठंडा पड़ गया, समाप्त हो गया, वो प्यार करना खत्म हो गया, भुला दी गई चीजें समय के और साथ। अचानक एक दिन अक्षय नमिता के समक्ष आ जाता है। अब ये हैरान होती हैं, और जाहिर है हैरान होने के साथ साथ अपने घर, जो भी लिविंग क्वार्टर्स होंगे, वहाँ आमंत्रित भी करती हैं चाय पे शाम को। बातचीत होती है, आता है, और साथ घूमने भी जाते हैं यूनिवर्सिटी में। और दोनों यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं। इसी यूनिवर्सिटी में उनका प्रेम प्रारंभ हुआ था, और इन्हीं गलियों में, इन्हीं लॉन्स पर, इन्हीं यूनिवर्सिटी के कैंपस पर उन्होंने कुछ क्षण प्रेम के बिताए थे, और वे क्षण वे पुनः
मानसिक धरातल पर जीने का प्रयास कर रहे हैं कहीं न बिल्कुल, कहीं। बिल्कुल। वो एक शाम में तो वो सब कहती हैं, एक शाम में तो कैसे याद किया जा सकता है जो 7 वर्षों में भुलाया गया हो। वो साइंस डिपार्टमेंट का लॉन, वो चांदनी रात, वो यूनिवर्सिटी का मार्केट रोड, अंग्रेज़ी विभाग पर चमकता हुआ सितारा। सितारा, ये सारी चीज़ें देखकर ये उनके स्मृति पटल पर बहुत कुछ उभर के आता है। अक्षय को हैरानी होती है कि सब ज्यों का त्यों बना हुआ है। वही घर, वही जगह, वही लोग। जी, और इस बीच अक्षय देश से बाहर रहा है और समय-समय पर वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स, नायग्रा फॉल के फ़ोटोग्राफ्स वो भेजे हैं समय-समय पे पोस्टकार्ड्स बिल्कुल, के द्वारा, पिक्चर पोस्टकार्ड्स जो होते हैं, बस वही भेजे हैं। उनकी बातचीत और आपस में होती रहती है, किंतु खुल कर के कुछ भी नहीं कहा जाता। वो यहाँ इधर-उधर तक कि के अक्षय से पूछ नहीं पाती कि अब कैसे हो, क्या हो, बाल-बच्चे हैं, क्या हैं? वो पूछता है कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया? तो कहती हैं ठहरी कि हुई हो। 2-3 दिन तो 2-3 2-3 बरस तो यूँ ही बरस तो यूँ ही निकल गए, यानी डिप्रेशन में निकल गए। हाँ, और धीरे-धीरे जब वो अपने आप को उसने जब सँभाला नमिता ने, तो लगभग सारे लड़कों की विवाह हो हो चुका चुका था था। और कहती भी है कि मेरे लिए कौन इंतज़ार करता? हाँ, मतलब वो उस सदमे में कहीं न कहीं वो सदमा नेगेटिवली डिप्रेशन में चली गई उसके बाद, तो वो कहीं न कहीं वो ठहर गई वहाँ। ठहर मतलब इस सेंस में नहीं कि अभी भी वो प्रेम ज़िंदा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ज़िंदगी को उसके बाद नया मोड़ दे दिया बस अपने राजेश जी, मैं तो अध्यापन कहूँगा में। प्रेम ज़िंदा नहीं है, लेकिन वो जी, प्रेम के उस नॉट बन गई है वो। कॉम्प्लेक्स जिसको अंग्रेजी मतलब हम जी, साइकोलॉजी में कहते हैं जी, कि उस कॉम्प्लेक्स से वो बाहर भी नहीं निकल पाई। हाँ। जबकि अक्षय ने भी प्रेम किया, किंतु अक्षय ज़िंदगी में आगे बढ़ गया, नमिता वहाँ ठहरी की ठहरी रह गई। वो दोनों ने किया था प्यार मगर जी, मुझे जी, याद रहा तू भूल गई, इसका उल्टा कर लीजिए। बिल्कुल। तुझे याद रहा मुझे याद रहा तू भूल गया। तू भूल ये गया, कही, हाँ। बात कोई भी हो, भूल गई या हाँ, भूल गया, एक आगे बढ़ गया, दूसरा भाई रंज तो ये है कि वो अहद वफ़ा टूट गया। जी, जी, बेवफ़ा कोई भी हो, तुम न सही, हम ही सही। बिल्कुल। अब यहाँ पर 2 संवेदनाओं की मैं बात करना जी, चाहूँगा। बहुत बार होता ये है कि प्रेम प्रसंगों में जो नारी होती है वो ज़्यादा संवेदनशील होती है। यदि वो जुड़ जाती है तो संपूर्णता के साथ जुड़ जाती है। यदि किसी भी वजह से, चाहे वो वजह कुछ भी हो और उस रिलेशन उस संबंध में अगर वो संबंध टूटता है या प्रेम प्रसंग समाप्त हो जाता है, तो बहुत समय लगता है उसे बाहर निकलने को। और बहुत बार तो ये हो जाता है कि वो चाहे सामाजिक रूप से उससे बाहर भी आ जाए, किंतु मानसिक रूप से। मानसिक रूप से वहीं अटक के खड़ी हो जाती हैं हाँ, और बाहर नहीं निकल पाती। मैं ये नहीं कहता कि पुरुषों के साथ ऐसा नहीं होता है, पर कम किंतु होता है शायद। जो पुरुष नारी जैसा संवेदनशील हृदय रखते हैं, उनके साथ ऐसा होता है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कार्ल युंग कहते हैं जी, कि जी। हर एक पुरुष के हृदय के भीतर एक नारी संवेदना और और हर हर एक नारी नारी के भीतर एक पुरुष संवेदना भी होती है। वो कितना विकसित है, ये प्रत्येक व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है। तो संवेदनशील होना, ये नारी स्वभाव को अगर माने, तो नमिता जी बहुत ही संवेदनशील हैं। वो प्रेम चाहे उनको मिला न मिला, चाहे अक्षय उनके पास रहा न रहा, किंतु आप उस भूल कर के उसे वो आगे नहीं बढ़ती और जीवन में और प्रेम नहीं करती, विवाह नहीं करती। अक्षय जब आता है, तब बाहरी भी रूप से तो बातें ठीक-ठीक कर रही हैं, हाँ, कहीं तो भी उसके अंतर मन में एक तूफान सा एक चल रहा अंतर्द्वंद्व है। है। द्वंद्व ज़रूर है, बिल्कुल है। अंतर्द्वंद्व है। और ये भी मैं क्रेडिट दूँगा इसमें यहाँ नमिता के पात्र को कि किस तरह से वो अंतर्द्वंद्व उन्होंने उसको उसको संजोया है, उसको शी हैज़ नॉट अलाउड इट टू लीक आउट। क्योंकि अंतर्द्वंद तो है, पता है शायद अक्षय भी वहीं नहीं ठहरा है जहां मैं ठहर गया। अगर वो ठहरा होता तो कोई बात ही नहीं थी, फिर से प्रेम पुनर्जीवित हो सकता था, शायद विवाह में बंध जाते। लेकिन किंतु कहीं ना कहीं पता है कि जी, अक्षय जी। तो अक्षय ने तो आगे एक बढ़ जनरल की चुका बेटी है। से शादी कर ली है। हाँ, वो बताता भी है बाद में, एक ऑस्ट्रियन युवती जिससे करना चाहता था, नहीं कर पाया। फिर एक जनरल जनरल की बेटी, उससे कर ली है। ये सब सुनने के बाद उसे अच्छा ही लगता है कि मैंने पूछा नहीं, खुद ही बता दिया अक्षय ने। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसइल्यूजनमेंट भी आ जाता है कि अब दोबारा खोने का मुझे फिर से एहसास होगा अक्षय के जाने के बाद। ये भी यानी कहती है ये। राजेश जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद उसको लगा कि ये जो क्षण आया, कम से कम जी, जो एक शाम आई है, हाँ, कुछ इसका लाभ तो क्या कहूँ कि किंतु किस थोड़े से प्रेम के रंग शायद इस शाम शायद में भी भरे जा सकते हैं। ये ख़्याल ज़रूर आता है नमिता ज़रूर को, ख़्याल है। और किंतु उपमा तो अपने देखिए, आप को रोक रोक ले लेती लेती है, है। रोक लेती है, कितनी बड़ी बात है। अब यहाँ राजेश जी, मैं जो लोग पाश्चात्य साहित्य से जी, परिचित हैं, जी। अगर यही सेटिंग किसी हाँ, अमेरिकन अमेरिकन कहानी में सिटी में होती, होती, अमेरिकन कहानी में होती, तो क्या होता? तो नायिका शायद अक्षय को अपने घर ले पाश जाती, में ले लेती, गले लगा लेती, चूम लेती, हो सकता है वन नाइट दे वुड हैव स्पेंट द नाइट टुगेदर। या तो ऐसा भी हो सकता था, नमिता भी कर सकती थी।
लेकिन ऐसा लेकिन नहीं ये करती है। ओरिएंटल सेंसिबिलिटी है, जो नज़ाकत है प्रेम की, मैं तो कहूँगा विनोद जी, जी, उसी का ये दरकार है कि ये इसी तरह से कहानी हो। अब ये ठीक हुआ, नहीं हुआ, ये वो सब भावनात्मक रूप से तो उस शाम को उसके साथ जुड़ जुड़ जाती वो हैं। कहते हैं ना, फूल होते ही एक क्षण तो मैं संजो लेती, सूखने के बाद भी हाथ से तो छुआ जा सकता था ना। जी, जी, लेकिन हाथ से नहीं छूता। यानी यहाँ पर गुलज़ार जी की पंक्तियाँ याद आ रही हैं जी, आपको? प्यार कोई बोल नहीं, प्यार आवाज़ नहीं, खामोशियाँ सुनती है, कहा करती है ना? हाँ, और ये न झुकती है, न रुकती है, न ठहरी है कहीं, नूर की बूँद है, सदियों से बहा बात करती करती हैं। है, सिर्फ़ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, हाथ वाक़ई। से छू के इसे रिश्तों का इल्ज़ाम न दो। तो हाथ से अक्षय एक बार छू लेता है, बिल्कुल बेखुदी में उसको, वह भी उसको अच्छा नहीं लगता। ये एक एक दृष्टिकोण है इस चीज़ को देखने का कि हमारे पास एक ओरिएंटल सेंसिबिलिटी है, एक पूरब की संवेदना है, एक और हमारे वो पास भी तब छूता है जैसे जब वो कहती है मैं मिसेस कुँवर पागल हो गई। वो कह रहा है तुमने जवाब क्यों नहीं दिया पिक्चर पोस्ट का? उसके बाद क्या मिसेस कुँवर पागल हो गई। ये जो पक्ष है ना कहानी का विनोद जी, जी, जी। ये भी बड़ा भावुक और बड़ा अब ही कुँवर मिसेस कुँवर जब पागल हो हाँ जाती है, तो जी, कहीं तो भी ये एक एक प्रतीकात्मकता वाली बात है। बात है। मैं भी पागल हो मैं भी जाती तो पागल हो जाती तो तब छूता है वो उसे, तो इसका फिर बुरा लगता है कि आखिर छुआ ही क्यों? जब हम साथ नहीं रहे, जब जब वो नज़ाकत ख़याल व ख़्वाब ना रही, तेरे करीब आके भी अब क्या करेंगे हम? राजेश जी, मैं एक दूसरे तरीके से भी देखना जी, चाहता हूँ कि जी। इसे कि कोई भी प्रेम का जो रिश्ता है, वो क्या ज़रूरी है कि हमेशा हो या हमेशा चले? यदि एक शाम के लिए भी अक्षय अकस्मात ही उसको मिला है, वो बाहर भी जाते हैं, उसके घर भी आता है, तो मैं ये नहीं कहता कि हाथ से छूने का रिश्ते कोई अपवित्र हो जाता है। ये मेरा मानना नहीं है। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं नमिता जो है वो ओरिएंटल कॉम्प्लेक्स से ग्रस्त है। हाँ, यानी हाथ लगा दिया जाए, मतलब क्या रिश्ता अपवित्र हो जाता? क्या चुंबन से अपवित्र हो जाता? क्या आलिंगन से अपवित्र हो जाता? मैं यहाँ सेक्स की बात नहीं करता। अगर सेक्स भी एक समग्र प्रेम संबंध का हिस्सा है, तो वह भी गलत नहीं है। तो मेरी दृष्टि से कि नमिता कहीं न कहीं थोड़ा-सा यदि ओपननेस दिखा देती, तो शायद एक उसके उसके मन की एक कोने में एक और स्मृति भी अक्षय की होती। हाँ, ये एक नज़रिया हो सकता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि एक ओरिएंटल सेंसिबिलिटी जो है, नज़ाकत जो है प्यार की और पुराने प्यार की, वो कहीं न कहीं भंग भी हो जाती। इट वुड हैव बीन जस्ट प्लेज़र सीकिंग बिहेवियर, ऐसा भी हो सकता मैं था। बट मेरा ये कहना है कि व्हेन यू कम टू द एरोटिक प्लेज़र, व्हाई ओनली एरोटिक प्लेज़र इज़ कंसिडर्ड टू बी अनहोली इन द रिलेशनशिप? नहीं खैर, ये तो अपनी-अपनी प्राथमिकताओं की भी बात है। नमिता पर उसके बाद क्या गुज़रती, ये हम नहीं कह सकते। लेकिन उसकी जो व्यक्तित्व है वो इतना नज़ाकत भरा व्यक्तित्व है मेरे ख़्याल से कि उन क्षणों को संजो कर तो रखना चाहती थी, लेकिन वो भी क्षण संजो कर नहीं रख पाई। और फिर यही तो बात है ना कि लेखक एक स्टैंड भी तो नहीं ले सकते कि ये ही हुआ तो ठीक था, या जैसा आप कह रहे हैं वो हुआ। शायद अमेरिकन कहानीकार होता, तो उसको उस तरह का मोड़ दे देता, और यहाँ की सेंसिबिलिटी है, तो इसको इस तरह का मोड़ दे दिया गया है। लेकिन आप जब कहानी के अंत में पहुँचते हैं, जी। जब अक्षय ट्रेन और से फिर वो चला जाता है, प्रेशर विनोद जी, जो पागल मैं भी पागल हो जाती, तो कहीं न कहीं इस कहीं न कहीं आंतरिक दबाव बिल्कुल तो है इंटरनल ही। इंटरनल टर्बुलेंस तो माइंड में है ना, या वो कंप्लीटली उस प्रेम प्रसंग से मनोवैज्ञानिक धरातल पर बाहर नहीं आ पाई हैं। चाहे यह इतना भी होता वस्तु स्थिति है। चाहे इतना होता कि वो आगे ही बढ़ जाती, उसके भी ज़िंदगी में कोई होते जी, जो जी, अक्षय को ना बताती। बिल्कुल, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं अब थी। पुरानी स्मृतियों को स्मृति ही रहने दो। जी, वो बिल्कुल। कहती है ना, किसी के लिए हम एक भटकी हुई स्मृति मात्र रह गए, ये एहसास ही बड़ा अनोखा अपने आप में अजीब है, क्योंकि अक्षय के लिए वो भटकी हुई स्मृति मात्र रह गई। और अक्षय ने कहा दिल्ली जाते-जाते आ गया बस। कि मुझे भी ये अपेक्षा नहीं थी कि अचानक से नमिता उसे मिल जाएगी। हाँ, वो उसने भी ये नहीं सोचा था। नहीं, वो तो बस उतर पड़ा उस स्टेशन पर, उसे याद आ गया, वो सारी चीज़ें, वो यूनिवर्सिटी के दिन हाँ, नमिता भी याद आई होगी, बिल्कुल। किंतु उसे ये अपेक्षा न थी कि नमिता मिल जाएगी। उसका मानना तो यह था कि बाय दिस टाइम नमिता की शादी हो चुकी होगी और कहीं वो दूसरी जगह होगी। तो कहीं लाइटनेस है विनोद जी, जी, लाइटनेस ऑफ बीइंग। अक्षय इज़ लाइट इन हिज़ बीइंग। वो सोचता है जैसा मैंने कर ली या शादी, उसने भी कर ली होगी। बिल्कुल। वो क्या जाने कि कहीं कोई इतना लाइट नहीं भी है, कहीं कोई अटक-भटक भी सकता है। दोनों बच्चे हैं भटके हुए, आखिरी में कहती है वो। जी, जी, दोनों तो वो बच्चे उधर भटक गया लाइटनेस में, जी, जी। और ये हेवीनेस में भटक गई। बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता वो है। बाहर बाहर की दुनिया हाँ, में भटक भटक गया, गया। ये आंतरिक दुनिया में भटक गई, मतलब अपने आप में खो-सी गई। हाँ, और लेकिन अंत में जब कहानी होती है तो वो बोलती है कि चुभन जो महसूस होती है, जी, वो जो जी। वो वही जो वही बात कि मैं भी पागल हो जाऊँ तो? बिल्कुल। तो एक मनोवैज्ञानिक सत्य जो कि साहित्य में होता है। साहित्य जी, में
सामाजिक सत्य नहीं होता, हुँ, साहित्य में मनोवैज्ञानिक सत्य मनोवैज्ञानिक होता है। सत्य होता है। तो वो सत्य ये है कि प्रेम जीवन को संपूर्ण बनाता है, प्रेम जीवन को अति आनंद की अवस्था तक लेके जा सकता है। यदि आप किसी को प्रेम करें और न मिले, तो ज़िंदगी में अधूरापन रह जाता है। आनंद, अति आनंद, परमानंद की स्थिति शायद प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि नमिता यूँ तो सफल है, नौकरी बिल्कुल, करती है, बिल्कुल, जब रुपया आ जाएगा तो घर भी बना लेगी बना लेगी। और बुढ़ापा भी बड़ी शांति से कटेगा, उसके पता है। हाँ, तो आर्थिक दृष्टि से कोई तकलीफ नहीं है, सामाजिक दृष्टि से अभी भी वो प्रतिष्ठित नारी है। लेकिन कहते सारा दिन काम करना, शाम को रो लेना। शाम को रो लेना। तो ये जो है, तो मुझे लगता है कि दुनिया में कोई ऐसी और कोई बात नहीं है जिसकी तुलना प्रेम से की जा सकती है। प्रेम मिल गया तो राम रतन धन बिल्कुल, मिल गया, बिल्कुल। ऐसा होता है। तो जिन लोगों को प्रेम मिला है वो बड़े भाग्यशाली हैं, और जिन्हें नहीं मिला उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके दर्द, उनकी पीड़ा को सोचना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, पर हाँ, प्रेम कम से कम डिनायल की स्थिति में न रहें। जी, नहीं मिला तो उसके खोजें, खोजें। जब मिलेगा इंतज़ार करें जी। या खोजें, पर ये ना कहें कि प्रेम मूल्यहीन है, मूल्यहीन ना है। मिला तो अच्छा, ये ना कहें। मैं तो ये भी कहूँगा, जिस तरीके का मिला, जिस संदर्भ में मिला, मुझे लगता है कि उसका मूल्य करना चाहिए। जी, बिल्कुल। हमें खोना नहीं चाहिए। खोना नहीं चाहिए। क्योंकि धन खो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, प्रेम खो जाए तो बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात हो तो जाती दोस्तों, ये है। कहानी आप पढ़िएगा, बिल्कुल, और महसूस तभी आप करिएगा महसूस कर सकेंगे। कि उषा प्रियवंदा जी कितनी ऊंचे पाए की लेखिका है, और उनकी जो सेटिंग है कहानी की, जो जी, जो परिवेश है, जी, जी। बहुत ही खूबसूरत के साथ वो हाँ। परिवेश भी कहानी के जो विषय है 4 चाँद लगा देता है। उसमें बिल्कुल। बिल्कुल जुड़ करके आता है। इट इज इंटीग्रेटेड, यस, सेटिंग एंड द यस। थीम, दे आर इंटीग्रेटेड।